शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में इस समय उपराष्ट्रपति के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। क्या वाकई सत्ता पक्ष को उपराष्ट्रपति को जितवाने में दिक्कत होगी? क्या विपक्ष को वाकई कोई सफलता मिल सकती है? विपक्ष किस उम्मीद के साथ कैंडिडेट लेके आया है और सत्ता पक्ष क्या क्या चाले चल सकता है? आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक जानकारी दे दूं कि सत्ता पक्ष, जिसको हम एनडीए भी बोल सकते हैं, उनकी ओर से सीपी राधाकृष्णन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, जो जनसंघ से जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे और वर्तमान में महाराष्ट्र में वो राज्यपाल हैं, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। अब हम इंडिया गठबंधन की ओर से विचार करते हैं तो विपक्ष की ओर से संयुक्त कैंडिडेट बनाए गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी। ये शायद तेलंगाना के रहने वाले हैं और अब जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं और जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, इनकी पहचान कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से है और ये भी अटकलें चल रही हैं, ये अफवाहें भी हो सकती हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कह के इन्हें विपक्ष का उम्मीदवार बनाया है। यदि ये सच है तो क्या चंद्रबाबू नायडू की क्या इधर उधर उनकी आस्था डगमगा रही है? चंद्रबाबू नायडू क्या अब मोदी को कोई झटका देने वाले हैं? इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बीच में एक चर्चा और है कि इस समय अमित शाह पहली बार डरे हुए हैं। डरे हुए इसलिए है कि पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली में एक बहुत छोटा सा चुनाव हुआ था। इस छोटे से चुनाव में एक बड़ा संदेश गया। छोटा चुनाव था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का और इस क्लब में भारतीय जनता पार्टी के दो नेता आपस में खड़े हो गए थे। अमित शाह जी चाहते थे कि संजीव बालियान जीते, उन्होंने वोट भी दिया, लोगों को फ़ोन भी किया, लेकिन अमित शाह के चाहने के बाद भी कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया राजीव प्रताप रूडी को और रूडी वहाँ 100 से ज़्यादा मतलब अंतर से वे चुनाव जीत गए। लेकिन इस चुनाव ने, इस छोटे से चुनाव ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि गुजरात के ये जो दोनों बड़े नेता हैं, मोदी और शाह, अब इनकी पार्टी में पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। क्या वाकई ये सब होगा? क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई नया गुल खिल सकता है? आज मेरे स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक जो लंबे समय तक दिल्ली में रह चुके हैं, इंडिया टुडे तक में काम किया है, पीयूष बघेल जी, और दूसरे हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पीयूष बघेल जी के पास और उनसे समझते हैं कि क्या एनडीए का जो कैंडिडेट है, क्या ये आराम से निकाल लेंगे सीट? सीबी राधाकृष्णन साहब आराम से जीत जाएंगे या कोई तकलीफ होगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है बघेल जी। क्या लग रहा है आपको? बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता जा रहा है ये उपराष्ट्रपति का। देखिए, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले अगर आप याद करें तो राष्ट्रपति का चुनाव जब हुआ था और वो इस लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, वो उस ज़माने में हुआ था जब कांग्रेस के पास सिर्फ 48 सीटें थीं। तब भी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी के सामने यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया था, तो और पूरे देश में कैंपेन हुई थी और बड़ा टफ फाइट दी गई थी। हालांकि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीती और राष्ट्रपति हैं, लेकिन उससे ये साबित कर दिया था कि विपक्ष में एक ज़बरदस्त एकता है। वही बात इस समय है। ये एक ऐसा क्रिटिकल समय है। एक तो देश में शायद ये पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति के लिए मध्यावधि चुनाव हो रहा है और पूर्व उपराष्ट्रपति जो एकदम सरकार के हिसाब से, सरकार के इशारे पे चला करते थे, वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देते हैं और उनका स्वास्थ्य जांचने कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है और उस दिन के बाद से आज तक उनका कोई खबर ही नहीं है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने बहुत खुलकर जो वोटर लिस्ट में हेरफेर है या वोट चोरी है उसका मुद्दा उठा दिया और लगभग पॉलिटिकल हिसाब से इलेक्शन कमीशन को भी उस पर अपनी बात कहनी पड़ी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और अब तो वो गली गली चौराहे चौराहे राहुल गांधी जिस तरह से लोगों को बुला रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा वोट कट गया,
या कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे 60 वोट जो गांव के हम लोग रहने वाले हैं ये तो कट चुके हैं, लेकिन 200 ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें हम जानते नहीं। तो ये सब बातें बता रही हैं बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव माहौल हो गया है। अब आप आइए राज्यसभा के गणित पर। तो राज्यसभा की स्थिति ये है कि वहाँ एनडीए के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है, एक 8-10 सीटें उनके लिए भी कम हैं, और इंडिया के पास करीब 87 सीटें वहाँ बैठती हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मिला के। और जो बात अभी आपने कही कि एक तेलुगु अस्मिता के व्यक्ति को, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, तो सुदर्शन साहब को, सुदर्शन रेड्डी जी को वहाँ पर खड़ा किया गया है। रेड्डीज आप देखें तो न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि दूसरी पार्टियों में भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि एक बैसाखी हैं मोदी सरकार की, उनके सामने कहीं ना कहीं कोई बड़ी चुनौती जरूर पेश होगी कि वो अपने आदमी को जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि आप देखें कि जिस समय देश में गठबंधन सरकारों का दौर था तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा प्रत्याशी पेश किया जाता था जिसमें सिर्फ पार्टी की राजनीति के अलावा आपकी दलीय राजनीति भी इन्वॉल्व हो जाए। आप याद कीजिए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें बना रहे थे, लेकिन समर्थन किसने दिया था? उनको मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी ने दिया था। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह और भाजपा की राजनीति यूँ एक दूसरे से 36 के आंकड़े पे है, लेकिन वो एक सेकुलर मुस्लिम प्रोग्रेसिव साइंटिस्ट कैंडिडेट जब आया तो मुलायम सिंह जी को भाजपा का समर्थन करने में दिक्कत नहीं आया था। ऐसे ही अब अगर ये अस्मिता की बात आती है और लोकल इक्वेशंस उनके सामने खड़े होते हैं तो कोई फेरबदल हो जाए या उलटफेर हो जाए तो बहुत चौंकना नहीं चाहिए। और ये जो राधा कृष्णन साहब है वो तमिलनाडु से आते हैं, तो दोनों ही इस बार साउथ से उतारे गए हैं। क्या लग रहा है, साउथ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है? हमें लगता है कि एनडीए ने जो साउथ से उनके जो समीकरण हैं, एक तो देखिए उन्होंने तमिलनाडु से प्रत्याशी चुना, तमिलनाडु में भाजपा कहीं नहीं है, तो वहाँ सारी सीटें लगभग इस समय डीएमके के पास हैं, और डीएमके एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है इंडिया गठबंधन का। तो इनकी कोशिश है कि हम थोड़ा सा उनके ऊपर एक दबाव डालें। दूसरा, इन्होंने आदिवासी को बनाया राष्ट्रपति, तो अब ये ओबीसी चेहरा लेके सामने आए हैं। तो जो राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग है और ओबीसी के साथ अन्याय की मांग है, उसके सामने ये एक नया चेहरा खड़ा करके ये लाने कि ओबीसी वाली राजनीति भी लाएं। तीसरी, आप देखें कि मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को ही अपने 11 भाषणों में से पहले भाषण में जो लाल किले से दिया, आरएसएस का गुणगान किया। सब जानते हैं कि मोदी जी स्वयं सेवक हैं, आरएसएस से आए हैं, लेकिन 10 साल तक उन्होंने आरएसएस का नाम नहीं लिया था। इस 11वें साल में लिया, और इस 11वें साल में ही उपराष्ट्रपति के लिए उन्होंने एक स्वयंसेवक को, एक आरएसएस के कार्यकर्ता को चुना है। तो ये इनकी कोशिश है कि ओबीसी और तमिल अस्मिता के माध्यम से विपक्ष पर दबाव डालें और आरएसएस का चेहरा लाकर अपने अंदर, क्योंकि आप ध्यान करें कि जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है तो सोशल मीडिया पे बहुत से भाजपा समर्थक, संघ समर्थक लोगों ने ये टिप्पणियां करना शुरू की थी कि आप आरएसएस से बाहर का आदमी लाओगे, आप दूसरी विचारधारा का आदमी लाओगे तो एक समय तक वो आपके साथ रहेगा, फिर आपसे छूट जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं दिक्कत थी। और आरएसएस प्रमुख ने भी कई बार बयान दिया, बीच में आपने देखा होगा 75 साल बहुत होते हैं, 75 साल के बाद रिटायर होना चाहिए। तो भाजपा, या हम कहें मोदी, अमित शाह और आरएसएस के रिश्तों में जो थोड़ी सी कड़वाहट या खटास की जो समाचार आ रहे थे, उनमें जो सलवटें पड़ रही थी, उन पर प्रेस फेरने के लिए, उन्हें आयरन आउट करने के लिए भी ये नाम सामने लाया गया है। और जो उन्होंने पहला ट्वीट किया है राधाकृष्णन साहब ने, उसमें ही उनने एक एक सांसद को, एक एक मंत्री को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री को जिस तरह से लगभग साष्टांग करते हुए धन्यवाद दिया है, वो बताता है कि वो दूसरे धनखड़ से भी आगे जाएंगे। हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, भले ही वो प्रत्याशी हैं, लेकिन वो आज भी राज्यपाल के, महाराष्ट्र के राज्यपाल के एक संवैधानिक पद पर शोभायमान हैं। उस पद की गरिमा होती है, उस पर उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। इस्तीफा देने के बाद वो ये करते तो कोई बात नहीं थी। तो दिख रहा है कि एक पपेट ही ये लाने की कोशिश में है, और विपक्ष की कोशिश है कि अभी से मोमेंटम आने वाले चुनावों का बनाएं तो उसको हम निपटा सकें। रिजवान भाई, क्या लग रहा है आपको, अब जो अभी पूरे संदर्भ आपने सुना है, क्या वाकई मोदी और अमित शाह की जोड़ी पहली बार चिंतित दिखाई दे रही है?
रविंद्र भाई, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के पास 422 वोट हैं। ये लोकसभा या राज्यसभा या पूरे दोनों सारा मिला मिला के सारा मिला के विपक्ष के पास 312 और 391 वोट चाहिए है प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए। काफ़ी लंबा अंतर है, काफ़ी बड़ा अंतर है। और जो आंकड़े हैं, अगर हम इनके भी सांसद अगर मिला लें, चंद्रबाबू नायडू के सांसद अगर हम मिला लें, तब भी तो कुछ होना नहीं है। वो उस अंक तक नहीं पहुंचते। लेकिन बहुत ढेर सारी चीज़ें धारणा पर, बहुत ढेर सारी चीज़ें आने वाले वक्त के लिए होती हैं जिसका असर होता है। जैसे अभी भी माहौल बन रहा है, जैसे जगदीप धनखड़ के बारे में भी अगर बात हो तो यही कहा गया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुलाकर कहा कि चंद्रबाबू नायडू से बात करो। तो चंद्रबाबू नायडू एक कमज़ोर कड़ी भी हैं और कहीं ना कहीं एक मजबूत आधार भी है उनका। तो इन चीज़ों को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। अगर हम बात करें ख़ास तौर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो वहाँ रेड्डीज़ का बहुत प्रभाव है, बहुत ज़मींदार हैं, बड़े प्रभाव हैं, उनकी वोट भी संख्या भी अधिक है और प्रभावशाली भी है। और चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश और वहीं तेलंगाना में ही सियासत करनी है। और उनकी जो घनिष्ठता है वो कई बार चर्चा में आती है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। आप तो बता रहे कि यदि वो पूरी तरह भी आ जाएंगे तब भी विपक्ष के कैंडिडेट बहुत पीछे हैं। बिल्कुल, फायदा और नुकसान यही होता है, कुछ चीज़ें धारणा पर आधारित होती है। आपने एक सवाल किया। नहीं, लेकिन केंद्रीय सरकार तो संकट में आ सकती है यदि वो बैसाखी यही मैं यही कहने वाला था कि आपने एक बात की कि ये जो जोड़ी है ये कहीं ना कहीं चिंतित है। और जगदीप धनखड़ के साथ भी जो कुछ भी हुआ है वो इसी चिंता का विषय है। तो उसी का कारण है उसका, भले कोई कुछ न कहे, धनखड़ सामने नहीं आते। तो सीधी बात ये है इस पूरे मामले में कि ये आने वाले भविष्य के लिए एक नई तरह की राजनीति इससे शुरू हो सकती है। एक और मैं एक संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं, हमने देखा पिछले दिनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव हुए थे और अमित शाह की जो मात हुई है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक छोटे से चुनाव में एक बड़ा संदेश तो पार्टी में चला गया? इनका जो दहशत थी, इनका जो डर है, इनका एक जो आवा मंडल है वो कुछ कम हुआ है? इकबाल कह सकते हैं। तो जो इकबाल है उनका कैंडिडेट हार गया, उन्हीं के सरकार में हार गया, उन्हीं के कहने के बाद हार गया। पूरा विपक्ष उसके साथ एकजुट हो गया। जो कैंडिडेट जीत गया राजीव प्रताप रूडी, उनके साथ एकजुट हो गया। वैसे उन्होंने बड़ा कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा किया था, संजीव बालियान, कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नाम नहीं है, लेकिन उनका कैंडिडेट हार गया। और विपक्ष ने रणनीतिक रूप से ये एक काम किया। तो इससे कहीं ना कहीं ये संदेश तो जाता है कि सारी बातें अब सब लोग नहीं सुन रहे हैं। पहले तो यस मैन थे, पहले तो ये था कि हमने देखा है कि एक ऊंचा आसन लगता था और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नीचे बैठे होते थे कुर्सी पर। तो अब शायद इन चीज़ों में तब्दीली आई है। और इस बार एनडीए की बहुत बात हो रही है। पीछे 2 बार एनडीए की बात नहीं होती थी। सरकार ठीक है एनडीए की थी, लेकिन बात एनडीए की नहीं होती थी। लेकिन इस बार एनडीए की बातचीत होने लगी है, तो माहौल तो बदला है। पीयूष भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, उपराष्ट्रपति जो पद है बड़ी गरिमा वाला पद है और प्रोटोकॉल के हिसाब से तो प्रधानमंत्री नीचे है और वो पहले उनका नाम आता है। लेकिन पिछले दफा जो घटनाक्रम हुआ जगदीप धनखड़ जी के साथ, उस पद की गरिमा कितनी गिरी है। पहले कुछ तो धनखड़ जी खुद ही गिरा रहे थे, उसके बाद में जिस तरह से एक तरह से कहते ना कनपटी पे पिस्टल रख के इस्तीफा लिया गया। और अब तो चर्चा यहाँ तक है वो हाउस अरेस्ट है, आज तक पब्लिक में नहीं आए हैं धनखड़ जी। तो ये जो पद है उपराष्ट्रपति, जो इतना महत्वपूर्ण पद है, आपको नहीं लगता है कि पिछले दिनों में लगातार इसकी गरिमा गिरी है और ये पद बहुत, मतलब आप कहना चाहिए उतनी गरिमा नहीं रही इस पद की? अगर आप 2014 के बाद से देखें तो जो बड़े पद थे उनकी गरिमा कंटिन्यूसली गिराने का एक अभियान जैसा चला है। पहले हम उपराष्ट्रपति के पद पर ही आते हैं। धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। अब आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उनका क्रियाकलाप कैसे थे। माने वो पता पड़ा किसी यूनिवर्सिटी में बिना बताए पहुंच गए और वहाँ की यूनिवर्सिटी में उनके प्रवेश का विरोध हो रहा है, या वो एक मुख्यमंत्री की तरह काम करना चाहते हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँची थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था ट्विटर पे। एक मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल को ब्लॉक कर रहा है।
तो उनकी जो पद की गरिमा गिराने की योग्यता थी, उसी अयोग्यता या योग्यता को देखकर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। तो जैसा प्रदर्शन उन्होंने राज्यपाल के रूप में किया था, उसमें और 4 चांद लगाते हुए धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति के रूप में प्रदर्शन किया। आपको ध्यान होगा कि जया बच्चन के साथ किस तरह की तीखी बहस उनकी हुई थी, और एक समय ऐसा आ गया था कि विपक्ष ने ये पूरी तैयारी कर ली थी कि वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा। तो धनखड़ जी ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उस पद की गरिमा गिराई है। अब उपराष्ट्रपति की बात हो गई, राष्ट्रपति पद की गरिमा गिराने के प्रयास भी आप देखिए। आप ध्यान करिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर लिया, जबकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं करता। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कुछ कर सकता है, और केवल सलाह पर ही उसे करना है, और हर सलाह को उसे मानना है, ये उसका काम है। सिद्धांत ये था, जैसे कि इंग्लैंड से ये प्रथा आई कि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वह राजा होता है। तो अब मनुष्य है तो गलत तो करेगा ही, तो कुछ गलत ना करने के लिए जरूरी है कि राजा कुछ नहीं करेगा। राजा सिर्फ एक शोभा की वस्तु होगा, वो एक संवैधानिक पद होगा। तो जब वो कुछ करेगा ही नहीं, तो उसके मंत्री गलत कर सकते हैं, वो मंत्रियों को हटा सकता है, वो भी प्रधानमंत्री हटाएगा। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के साथ विवाद में लाया गया। फिर इसके पहले कभी आपने सुना था कि प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं, उसके बार बार फैक्ट चेक हों? मैंने मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार एक वेबसाइट बनी, modilies.com, मैंने जो इस बात की जांच करती है कि प्रधानमंत्री ने कब कब क्या क्या झूठ बोला, जबकि प्रधानमंत्री के पद के लिए भी कोई ये नहीं सोचता था। तो उपराष्ट्रपति का पद तो गिरा ही है, राज्यपाल का पद गिरा है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा गई है, राष्ट्रपति पे भी खतरा दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के यहाँ पैसा मिल गया करोड़ों रुपया, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अब खुद रूलिंग पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग लेके आ रही है। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हमारी राजनीति का मयार जो संविधान निर्माताओं ने, राष्ट्र निर्माताओं ने तय किया था, और जिसका निर्वहन चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तीसरा मोर्चा हो, सब ने अपने अपने स्तर पर किया। लेकिन ये एक ऐसा समय आया है जिसमें छोटे लोगों को इतने बड़े पदों पर बैठा दिया है कि वो उस पद को ही छोटा कर दे रहे हैं, और देश में उन पदों की और संवैधानिक मूल्यों की गरिमा कम हो रही है। तो जो मैंने इसीलिए इशारा किया था राधाकृष्णन साहब के उस ट्वीट का, जो उन्होंने दंडवत सबसे पहले कर दिया, तो अगर वो भी ऐसा करेंगे, मान लीजिए जीत जाते हैं तो, या आगे जो भी हो, लेकिन चुना उसी व्यक्ति को जा रहा है जो उसी तरह का हो। रिजवान भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, जिस तरह से वे लापता हुए हैं, जो पूरा घटनाक्रम चला है, पूरे इस घटनाक्रम का इस चुनाव पे क्या असर हो सकता है? इन दोनों चेहरों को उसी तरह से देखा जाएगा, धनखड़ जी का विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। धनखड़ जी किस तरह से केचुआ टाइप बन गए थे, बाद में पता नहीं कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी दिखने लगी तो उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी पावर में हैं, इन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो राज्यसभा का संचालन भी है, क्योंकि जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम चला है 21 जुलाई से लेके अभी तक का, और आज तक धनखड़ जी का पता नहीं आता, पता नहीं ये कहाँ है, वो वाकई हाउस अरेस्ट हैं या ये अफवाह है, या कहीं भर्ती हैं, वो हैं भी या ईश्वर के पास चले गए, कुछ भी नहीं पता, सच्चाई ये है। तो इन तमाम सारे घटनाक्रम, इस पूरी का उपराष्ट्रपति के चुनाव पे क्या असर होगा? हम धनखड़ जी की लंबी आयु की कामना करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और चुनाव पर क्या असर होगा ये तो अलग बात है, लेकिन धनखड़ जी के कांड के बाद, वो कांड ही था एक तरह का, कांड के बाद ये अभी एक चुनाव जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उसमें तो वैसा नहीं सुना गया जैसा धनखड़ जी को, बिल्कुल धनखड़ जी बिल्कुल झुके झुके सकुचाए से, और वो नमस्ते करते से दिखते थे। अजीब सा, ऐसा लगता था, कभी कभी लगता था कि उपराष्ट्रपति पद होना चाहिए भी कि नहीं होना चाहिए। देश की जनता के मन में भी ये बात आ रही है, और हो भी यही रहा है कि पदों की गरिमा गिरा दो, पदों को अप्रासंगिक कर दो,
और फिर इन पदों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। एक तरह से माहौल इसी तरह का है। तो इसका असर क्या पड़ेगा ये अलग बात है। आने वाले वक्त में संचालन पर क्या असर पड़ेगा ये एक चर्चा हो सकती है, इसलिए कि जगदीप धनखड़ जिस तरह से करते थे उससे हो सकता है ये आने वाले जो अगले राष्ट्रपति हों, अगर वो उनकी इच्छा के हो गए, वैसे आंकड़े तो बहुत हद तक उनकी इच्छा ही बताते हैं कि उनकी इच्छा के ही होंगे, और इतना बड़ा जोखिम वो ऐसे लेते नहीं अगर वो उनके पास सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं होता तो वो अगर जगदीप धनखड़ से भी 4-5 हाथ आगे निकल गए, सरेंडर करने की बात कर रहा हूँ मैं, वो बाद में जो उन्होंने किया उसकी बात नहीं कर रहा, सरेंडर करने पर अगर उनसे 4-5 हाथ आगे निकल गए तो क्या गरिमा रहेगी। अपर सदन कहा जाता है मतलब। और ऐसी जगह पर भी अगर इस तरह की चीज़ें हमें देखने मिले, ढेर सारे सांसदों को, वो इंटेलेक्चुअल क्लास की जगह है एक्चुअल, ढेर सारे सांसदों को आप निलंबित कर देते हैं और इस तरह से आप उनको, और बहुत तरह की बातें हैं, उनको आप बोलने नहीं देते हैं। फिर भी तो मोदी जी ने इस्तीफा ले लिया। हाँ, बोलने नहीं देते हैं, लेकिन वही है ना कि वो सकता है लाइन से भटक गए थे, इसलिए कि उनका तेवर वैसा था। लोकलाज तो समाप्त हो ही गई थी जिस तरह से वो जो कुछ भी करते थे। राज्यपाल रहते उन्होंने जो कुछ भी किया, और उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते भी जो किया, लोकलाज तो बहुत उनको छू कर नहीं गई थी। उन्होंने कोर्ट को भी आड़े हाथ ले लिया, सब कुछ किया उन्होंने, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तो जिस तरह से ये चीज़ें हैं, तो आने वाले वक्त में इस बात की चिंता ज़रूर लोगों को है कि उपराष्ट्रपति की पद की कोई गरिमा बचेगी भी कि नहीं बचेगी। जैसा कि अभी बवेली जी कह रहे थे कि जो राधा कृष्णन जी जिस तरह से उन्होंने जैसे सबका बड़ा आभार व्यक्त किया है, आभार व्यक्त करना चाहिए, हर भारतीय समाज में हर व्यक्ति को इस तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आपके पद की गरिमा भी रखनी होगी। तो मैं इन चीज़ों में जो आपका सवाल यही था कि इनका असर क्या होगा, तो असर आगे संचालन में भी हो सकता है। और अभी तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आंकड़े उनके फेवर में हैं और बहुत ऐसा चमत्कार होगा कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से ये जो विपक्ष का अभियान चल रहा है अभी, वोट बचाओ अभियान वो जो अभियान चल रहा है, उसके और ये सब सारी चीज़ों के बीच, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के बारे में, इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू भी बहुत हद तक नीतीश कुमार की तरह ही उनका बर्ताव है। उन्होंने तो अपने ससुर की सरकार भी पूरी अपने कब्जे में कर ली थी। तो वो कब किस करवट बैठेंगे और कैसे बैठेंगे, इसलिए कि उन्हें इंडिया गठबंधन बनाने का ही श्रेय उनको जाता है, उन्हीं नीतीश कुमार और उनको, ये दोनों नहीं हैं। लेकिन घर वापसी कब हो जाए, इस तरह की चीज़ें कब हो जाए, वो कब किसके संयोजक हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए, अभी अंतिम टिप्पणियां दोनों से, छोटी छोटी टिप्पणियां ले रहा हूं मैं। पहले पीयूष जी, आपको क्या लग रहा है कि देखिए, सत्ता पक्ष जितना आज की तारीख में एनडीए जो मजबूत है, उतना इंडिया गठबंधन नहीं है। वहाँ बिखराव बहुत जल्दी आता है, वहाँ अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या परिणाम क्या होंगे? मैं क्लियर सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उपराष्ट्रपति के लिए परिणाम क्या होंगे और जो कैंडिडेट हैं इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, कैंडिडेट को तो कोई मेहनत अपनी तरफ से करनी नहीं है। जो लोग उन्हें खड़ा कर रहे हैं, जो दल या गठबंधन खड़ा कर रहे हैं, उन्हें ही मेहनत करनी है। वोट मांगने तो जाना पड़ता है कैंडिडेट को, उन्हें वही लोग लेके जाएंगे। अच्छा, साथ में जाएंगे, कटआउट उठा के। जिस दूल्हे को अपनी शादी में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बाकी सब लोग करते हैं, फेस वही होता है, वैसी स्थिति होगी। दूसरी, निश्चित तौर पे अपर हैंड एनडीए का है, भाजपा का है इस चुनाव में। लेकिन इस बात को देखने का महत्व है कि इंडिया के लिए यही बहुत काम का होगा कि अगर सारा इंडिया इनके खिलाफ, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को वोट दे देता है तो ये एकजुटता साबित कर देंगे। और अगर 4, 6, 10, 20 वोट भी ज़्यादा ले आए तो उनको एक खतरा महसूस करा देंगे। ये इनकी एक मोरल विक्ट्री जैसी हो सकती है। और बाकी तो फिर चमत्कारों की बात तो हम कुछ कह नहीं सकते। रिजवान भाई, अंतिम टिप्पणी। इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास जो पा लिया इसके बाद पाने के लिए कुछ नहीं है। आप उस संदर्भ में इस चुनाव को कैसे देखते हो? देखिए, 300 सांसद सड़क पर आ गए, पहली बार हुआ। अभी भी जिस तरह का माहौल है, राहुल गांधी में बहुत केस रैली में बहुत भीड़ आ रही है, यात्रा में। और जगदीप धनखड़ को क्यों हटाया आज तक कोई नहीं बता पाया, उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। इन सब चीज़ों से लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं, उस पर ठेस तो पहुंची है उसको। और कहीं ना कहीं ये तो एक तरह से माहौल बन ही गया है कि वैसा नियंत्रण, वैसा कंट्रोल नहीं रहा। और आने वाले वक्त में अगर इस चुनाव में, जैसे बवेली जी कह रहे हैं कि अगर कुछ सेंध लगा ली, नतीजे तो हमें यही लगते हैं कि एनडीए के पक्ष में जाने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ सेंध लगा ली
तो भी उसका संदेश दूर तक जाएगा। और यही है कि अगर ये धारणा बनने लगे कि आप उतने मजबूत नहीं हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो इसका आने वाले वक्त पे बहुत असर पड़ता है। मतदाता को जब ये लगने लगता है कि विकल्प है, तो उसका जो सत्ता पे काबिज है, एंटी इनकम्बेंसी जैसे झटके उसको लग सकते हैं उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जो उपराष्ट्रपति पद का ये चुनाव है, इसे लेके लगभग हर एंगल से बात करने की कोशिश की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बवेली जी थे, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी थे, उनका धन्यवाद। आज लेकिन इन दोनों का एक कहना है कि यदि इससे कोई संदेश चला गया, यदि जरा सा भी सेंधमारी हो गई इसमें एनडीए में, तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो लंबे अभी 3-4 साल और चलने वाली है, इससे निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिलहाल अपर हैंड एनडीए का है, कैंडिडेट एनडीए का जीत सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन ने यदि कुछ तोड़-फोड़ कर ली, यदि कोई सेंधबाजी कर ली, तो इसके देश में परिणाम अलग आएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।